हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लॉ मास्टरी बाय कपिल. If you are a law student and want to understand bare acts in a simple and easy way, this channel is only for you. So in the previous videos, we have completed our chapter number 1, 2, 3, and now we have started in the previous video chapter number 4, and we have completed two sections of chapter number 4 of abatement, section number 45 and section number 46. Now we are moving on further sections and section number 47 and more. So now we are starting in this video 47 section number. So let's start without any delay. So section number 47 हमारा कहता है a person abates an offense within the meaning of the Sanhita who in India abates the commission of any act without and beyond India would constitute an offense if committed in India. ये काफ़ी इजी है. ये सेक्शन नंबर 47 हमारा सिंपल सी बात कहता है आ पर्सन जिस पर्सन ने अबेट किया ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता इन इंडिया, उसने अबेट किया इंडिया में, इंडिया से मतलब अबेट किया, और बाहर अबेट किया आउटसाइड इंडिया, कि बाहर प्रिंसिपल ऑफेंस होगा, अबेटमेंट इंडिया में होगी. समझे? नहीं समझे होगे, मैं बताता हूँ. अब जो एग्जाम्पल देखो आप, इलस्ट्रेशन. ए इन इंडिया, ए ने इंडिया से इंस्टिगेट करा बी को, जो कि एक फॉरेनर है कंट्री एक्स में. ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी, अ फॉरेनर, फॉरेनर को इंस्टिगेट करा इसने, ठीक है, इन कंट्री एक्स, मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री मान लो, टू कमिट अ मर्डर इन दैट कंट्री. ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग मर्डर. तो इधर पे सेक्शन नंबर 47 हमारा सेम यही चीज़ कहता है कि जो पर्सन इंडिया से अवेट करेगा ऑफेंस को किसी बाहर अदर कंट्री में, और वहाँ पे वो कंप्लीट करेगा ऑफेंस नेक्स्ट पर्सन, तो इधर पे ए लायबल होगा अवेटमेंट के लिए, और जो भी ऑफेंस होगा उसके लिए भी, ठीक है, जैसे अवेटमेंट ऑफ मर्डर. और सेक्शन नंबर 48 हमारा बिल्कुल इसका अपोजिट है. बाहर से, बाहर का कोई व्यक्ति, सेकंड पर्सन जो कि है अनदर कंट्री का है, वो उधर से अबेटमेंट करता है इंडिया में, ठीक है. उधर पे अबेटमेंट कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया. और अबेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? इनसाइड इंडिया, इनसाइड इंडिया, और वी कैन से इंडिया के अंदर वो चीज़ हो रही है, ठीक है, इनसाइड इंडिया, ठीक है. तो इधर पे वो पर्सन लायबल होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले भी स्टार्टिंग के सेक्शंस में, सेक्शन नंबर 1 के आसपास, कि भाई इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होती है, और ग्लोबल टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होती है. अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप ये पहले लेक्चर देखें प्रीवियस, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन क्या होती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल क्या होती है, और ज्यूरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और ग्लोबल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है. तो फिलहाल सेक्शन 48 हमारा सिंपल सी बात कहता है, इसका भी आप इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे, ये भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. ए इन कंट्री एक्स इंस्टिगेट बी, ए कंट्री एक्स में है, उसने इंस्टिगेट करा बी को टू कमिट अ मर्डर इन इंडिया, ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग मर्डर. सिंपल हो गया. अब आते हैं सेक्शन नंबर 49 पर. सेक्शन 49 हमारा बात करता है पनिशमेंट ऑफ अवेटमेंट इफ एक्ट अवेटेड एंड कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट. अब सेक्शन 49 हमारा सिंपल सी बात कहता है, लेकिन इतनी सिंपल नहीं कहता कि हम डायरेक्ट पढ़कर समझ जाएं. लेकिन हाँ, काफ़ी सिंपल है. सेक्शन नंबर 49 हमारा पनिशमेंट ऑफ अवेटमेंट एंड द एक्ट कमिटेड कॉन्सिक्वेंस वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर दिस संहिता. अब देखो भाई, सेक्शन 49 हमारा ये कहता है कि पनिशमेंट अवेटमेंट की क्या है? पनिशमेंट ही है उस अवेटमेंट की जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट कमिट हो गया जो अवेट किया गया था, ठीक है. जो पर्सन है जिसने कमीशन अवेट करा था कमीशन ऑफ ऑफेंस के लिए, एंड दी पर्सन ने जिसको अवेट करा उसने कमिट कर दिया वो एक्ट, ठीक है, वो चीज़ की बात हो रही है, उसने कमिट कर दिया एक्ट. हुएवर अवेट्स, ये देखो ये लिखा, हुएवर अवेट्स एनी ऑफेंस शैल इफ द एक्ट अवेटेड इज कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंस of the abatement and no express provision is made by the Sanhita for the punishment of such abatement, we punished with the punishment provided for the offense. अब इधर पे सिंपल सा मीनिंग है
कि जैसे अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट जो है उसका कोई भी सेक्शन, मतलब उसको डिफाइन किसी भी सेक्शन में नहीं किया गया है अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, ना ही उसकी पनिशमेंट दी गई है किसी भी सेक्शन में भारतीय न्याय संहिता के। तो अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की पनिशमेंट कहाँ दी जाएगी? अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की पनिशमेंट मिलेगी हमें सेक्शन नंबर 49 में। क्यों मिलेगी? क्योंकि भाई अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट जो है ना उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन गिवन ही नहीं है भारतीय न्याय संहिता में। और हमारा सेक्शन 49 कहता है ऐसी अबेटमेंट जो कि, मतलब जो भी अबेटर ने ऑफेंस कमिट करने के लिए किसी को अबेट किया और उधर पे वो ऑफेंस जो है वो कमिट हो गया, वो एक्ट कमिट हो गया। अब ये एक ऑफेंस कमिट हो गया, अबेटर ने अबेट करा और सामने वाले ने ऑफेंस कमिट किया, अब ये तो ऑफेंस कमिट हो गया। तो अब जो ऑफेंसेस अबेटर ने अबेट करे और जो ऑफेंस कमिट हुआ, अगर उसका कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है तो हम किसके अंडर पनिश करेंगे? सेक्शन हम नहीं करेंगे, मतलब कोर्ट करेगा। और किसके अंडर वो लोग लायबल होंगे? अवेटर और दी ऑफेंडर। ऑफेंडर क्यों? ऑफेंस, जिसने ऑफेंस कमिट करा है, एक्यूज्ड, तो वो लायबल होंगे सेक्शन नंबर हमारे 49 में। ठीक है, सेक्शन 49 हमारा सिंपल सी बात कहता है। ठीक है, अब इधर पे देखो सिंपल सा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन पढ़ो, आ जाएगा समझ क्या है क्या नहीं। ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए ने इंस्टिगेट करा बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए, बी ने कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कमिट्स डेट ऑफेंस, अब बी ने कमिट कर दिया वो ऑफेंस। ए इज गिल्टी ऑफ अवेटिंग डेट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी। अब इधर पे ए ने इंस्टिगेट करा बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए और बी ने मोटिवेट होते हुए, इंस्टिगेट होते हुए वो ऑफेंस कमिट कर दिया, फॉल्स एविडेंस दे दिया। अब ए गिल्टी हो गया सेम ऑफेंस के लिए जिसके लिए बी लायबल था। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, समझ आ गया होगा, होप करता हूँ काफ़ी अच्छे से। तो अब आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर हमारे 50 पर। सेक्शन नंबर 50 हमारा कहता है इफ़ अ पर्सन अबेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कोई पर्सन ने अबेट करा कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, मतलब ऑफेंस कंप्लीट करने के लिए या कंप्लीट ऑफेंस कमिट करने के लिए, एंड द पर्सन अबेटेड कमिट्स द एक्ट, और जिस पर्सन को अबेट किया गया था उसने वो एक्ट कमिट करा विथ अ डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज देन डेट ऑफ द अबेटर, देन अबेटर इज पनिश्ड एज इफ द एक्ट वाज कमिटेड विथ हिज ओन इंटेंशन। जो हमारा सेक्शन नंबर 50 है ना, काफ़ी सिंपल सी बात कहता है कि अगर ए पर्सन ने बी को अबेट करा कि तुम जाके ये ऑफेंस कमिट करो, बी की डिफरेंट इंटेंशन थी, उसने कोई और एक्ट कमिट कर दिया डिफरेंट इंटेंशन के साथ, तो यहाँ पे सेक्शन 50 हमारा सिंपल सी बात कहता है कि ए उस डिफरेंट इंटेंशन के लिए भी लायबल होगा एज इफ कि वो इंटेंशन ए की ही थी, ना कि वो बी की इंटेंशन थी। ठीक है, ये हमारा सिंपल सी चीज़ कहता है। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए सेक्शन नंबर 50 का। ए ने इंस्टिगेट करा बी को टू किल सी आउट ऑफ रिवेंज, ए इंस्टिगेट बी टू किल सी आउट ऑफ रिवेंज, बी किल सी। अब बी ने क्या करा, मार तो दिया सी को लेकिन फॉर रॉबरी के लिए, रिवेंज के लिए नहीं, रॉबरी के लिए मार दिया भाई। ठीक है, तो ए लायबल होगा रिवेंज के लिए, ए इज लायबल एज इफ द एक्ट वाज कमिटेड एज ओरिजिनल रिवेंज इंटेंशन, ना कि रॉबरी के लिए। ठीक है, तो ये इधर पे ओरिजिनल इंटेंशन के लिए लायबल होगा। ठीक है, यही हमारा सिंपल सी बात कहता है। अब इधर पे एक और एग्जांपल देख लीजिए अगर समझ ना आ रहा हो तो। ए टेल्स बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू सी, फिर सेक्शन नंबर 50 का एग्जांपल है। ए ने कहा ग्रीवियस हर्ट कॉज करो किसको, बी से कहा, ए ने बी से कहा कि सी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करो। ठीक है, लेकिन बी ने क्या करा, सी को स्लैप कर दिया, सिर्फ चांटा मार दिया भाई, चांटा मार दिया, बाकी उसने कुछ नहीं करा। लेकिन ए जो है वो स्टिल लायबल होगा किसके लिए, अवेटमेंट ऑफ ग्रीवियस हर्ट नॉट सिंपल हर्ट, बिकॉज हिज इंटेंशन वॉज मोर सीरियस, क्योंकि उसकी इंटेंशन सीरियस थी, हार्म कॉज करने की थी। और इसमें मैं आपको एक सबसे ज़रूरी चीज़ बता दूं, जो कि है कभी कभी सेक्शन नंबर 50 में ऐसा होता है कि समटाइम दी अवेटर जो है, अवेटर की जो क्रिमिनल इंटेंशन है वो काफ़ी सीरियस होती है, जबकि आउटकम में वो चीज़ उतनी लेजर दिखे, उतनी अनरिलेटेड मोटिव दिखे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि ग्रीवियस हर्ट कॉज करना था बी को सी को, मतलब बी ने सी को करना था, लेकिन बी ने क्या करा, सिर्फ स्लैप करा। तो इधर पे इंटेंशन तो उसकी काफ़ी ज़्यादा थी ना ग्रीवियस हर्ट कॉज करने की, तो ये चीज़। ठीक है,
इसलिए इधर पे अबेटर को लायबल ठहराया जा रहा है उस इंटेंशन के लिए जो कि दूसरा पर्सन कमिट करेगा डिफरेंट इंटेंशन के साथ, समझे। तो अब आते हैं, कहाँ गया भाई, अब आते हैं सेक्शन नंबर 51 हमारा। सेक्शन 51, सेक्शन 51 कहता है व्हेन एन एक्ट इज कमिटेड and a different act is done, the waiter is liable for the act done in the same manner to the same extent as if he had already directly abated it. अब इधर पे सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई किसी ए पर्सन ने बी को इंस्टिगेट करा कि तुम ये एक्ट जाके कमिट करो, मतलब अबेट करा बेसिकली, और बी ने कोई एक्ट कमिट करा लेकिन उसके साथ एक और एक्ट कमिट कर दिया, डिफरेंट एक्ट, ठीक है। तो इधर पे वही डिफरेंट एक्ट की बात हो रही है, और इधर पे एक्ट कमिट वाला नहीं करा जो करना था, लेकिन डिफरेंट एक्ट कमिट कर दिया। तो इधर पे ये माना जाएगा कि जो अबेटर है वो डायरेक्टली उसने वही एक्ट अबेट करा था, ठीक है। ऐसा नहीं माना जाएगा कि तुम, मतलब ए ने बी को कहा कि तुम किसी के घर में जाके आग लगा दो, और बी ने घर में आग तो नहीं लगाई लेकिन घर में से रॉबरी कर ली मान लो, तो ए रॉबरी के लिए ही लायबल होगा। ऐसा नहीं है कि ए ने बी को कहा था तो वो तो इंटेंशन मोटिव फुलफिल नहीं हो पाया तो ए लायबिलिटी से बच जाएगा, मतलब बच जाएगा क्रिमिनल लायबिलिटी से। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ए लायबल होगा हर उस एक्ट के लिए जो बी करेगा अबेटमेंट के थ्रू, ठीक है। एलिमेंट क्या है सेक्शन नंबर 51 के, अवेटेड एक्ट, डिफरेंट एक्ट डन। कंडीशन क्या है, कंडीशन सुन लो मेरे भाई, कंडीशन, क्योंकि ये सेक्शन कंडीशन के बिना तो अप्लाई होगा ही नहीं। कंडीशन इसकी है कि डेट डिफरेंट एक्ट मस्ट बी अ प्रोबेबल रिजल्ट ऑफ द अबेटमेंट। अब जो डिफरेंट एक्ट कमिट हो रहा है वो प्रोबेबल रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रोबेबल रिजल्ट ही नहीं है और फिर आप उसमें कह रहे हो कि फिर लायबल होगा। तब लायबल नहीं होगा जब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे, लेकिन जब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तब ए लायबल होगा। अब इधर पे एग्जाम्पल देखिए, ए ने इंस्टिगेट करा, देखो ए इंस्टिगेट, बी इंजर सी, इंजरी कॉज करने के लिए सी को, ठीक है, इंजर सी, ए इंस्टिगेट बी टू इंजर सी, ठीक है, बट बी बिकम्स एनरेज एंड किल सी। लेकिन बी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, बी ने सी को निपटा ही दिया, ठीक है, बी ने कहानी खत्म कर दी सी की। अब इधर पे मर्डर सिंपल और प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि बी ने गुस्से में आके या फिर और ज़्यादा एनरेज्ड होकर सी को मार दिया। लेकिन जबकि ए ने अबैट किस लिए करा था, इंजरी कॉज करने के लिए, लेकिन उसने क्या करा, मार दिया। तो द मर्डर वॉज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, मर्डर एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस था कि जो कि होना था, ये पता था अबेटर को ये हो सकता है, ठीक है। तो ए इज लायबल फॉर द अबेटमेंट ऑफ मर्डर इवन थो ही डिड नॉट स्पेसिफिकली इंस्टिगेट मर्डर। लेकिन ए यहाँ पे लायबल होगा मर्डर के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने इंस्टिगेट नहीं करा था मर्डर के लिए, उसने इंजरी कॉज करना चाहिए थी, लेकिन बी ने मर्डर कॉज कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ए लायबिलिटी से बच जाएगा, ए क्रिमिनली लायबल होगा, ठीक है। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 51 कहता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 52 पे। इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर सेक्शन 51 इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड constitute a distinct offense as a probable consequence under section 51, then the abater is liable for both. अब इधर पे सेक्शन नंबर 52 हमारा कहता है अगर कोई पर्सन अबेट करता है किसी एक्ट को इन एडिशन टू दैट एक्ट, उस एक्ट के एडिशन में अनदर डिस्टिंक्ट ऑफेंस इज कमिटेड, और उस, मतलब जो अबेट किया एक्ट ऑफेंस करने के लिए, ये तो उसने एक्ट किया ही किया, लेकिन उसके बाद एक अनदर डिस्टिंक्ट ऑफेंस कमिट करा एज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अंडर सेक्शन 51। सेक्शन 51 में जो हम पढ़ के आए वही वही सेम चीज की बात हो रही है, देन दी अवेटर इज लायबल फॉर बोथ। वही बात, अब इधर पे सेक्शन 51 में लायबिलिटी सेट नहीं हो रही थी, लेकिन सेक्शन नंबर 52 ने लायबिलिटी सेट कर दी है कि जो भी एक्ट कमिट होगा और जो भी एक्ट कमिट करेगा वो सेकंड पर्सन, तो उस एक्ट के लिए भी लायबल होगा, प्लस जो एक्ट होना था उस एक्ट के लिए भी लायबल होगा। मतलब क्या, डबल पनिशमेंट इज पॉसिबल, डबल पनिशमेंट पॉसिबल है इफ बोथ एक्ट्स आर इंडिपेंडेंटली पनिशेबल। अगर दोनों एक्ट इंडिपेंडेंटली पनिशेबल हैं तो वो
और कनेक्टेड है अबेटमेंट से तो डबल पनिशमेंट पॉसिबल है। अब एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। ए टेल्स बी टू कमिट थेफ्ट इन अ हाउस। ए ने टेल करा, मतलब बताया बी को कि बी कमिट करे थेफ्ट हाउस में, ठीक है, घर में किसी के। वाइल कमिटिंग थेफ्ट वी किल्स दी ओनर। अब इधर पे बात हुई थी थेफ्ट कमिट करने की भाई, लेकिन बी ने क्या करा, सी ओनर है, सी को निपटा दिया भाई घर में घुस के। अब ए लाइबल किस किस चीज के लिए होगा, ए लाइबल होगा अबेटमेंट के लिए, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, ठीक है। और किसके लिए लायबल होगा, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, क्योंकि भाई वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था ना। अब वो सी को पता, ए को पता था कि सी जैसे ही घर, बी जैसे ही घर में जाएगा सी के, सी हमला करेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो चोर है, वो थेफ्ट करने आया है, चोरी करने आया है। तो क्या होगा, तो बी और सी की लड़ाई हो जाएगी। तो फिर बी ऐसा कुछ कर देगा जिससे सी को नुकसान हो जाए, और बी ने सी का ही नुकसान कर दिया, सी को निपटा दिया। तो समझ रहे हो, इधर पे लाइबिलिटी सेट की जा रही है अवेटर की डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए, जो कि एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, समझे। तो यही सिंपल सी चीज़ है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 53 पर। सेक्शन 53 हमारा कहता है, इफ एन अवेटर इंस्टिगेट और एड्स एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट but that acts end up causing a different result and the abater knew that such a result was likely, then the abater is liable for the actual effect caused as if he had intended it। अब ये सेक्शन किस चीज से डील करता है, ये सेक्शन हम इस चीज से डील करता है कि मिसमैच बिटवीन इंटेंडेड एंड एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेस। इंटेंडेड जो इंटेंशन के साथ किया, मतलब जो इंटेंशन था, उसके अलावा एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस जो कमिट हुआ। अब जैसे मान लो इसका एग्जांपल है, ए ने इंस्टिगेट करा बी को टू बीट सी टू टीच हिम अ लेसन। ए ने इंस्टिगेट करा बी को कि सी को तुम एक लेसन दे दो, मार कर, मार कर मतलब बीट करके, बीट मतलब मारना भाई। सी को मारो, बी से कहा ए ने इंस्टिगेट करते हुए कि तुम सी को एक सबक सिखा दो भाई। तो बी ने क्या करा, सी के सर पे रॉड मार दी भाई, सी निपट गया भाई। सी ही निपट रहा है हर केस में, तुम समझ रहे हो। भाई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है सी से, लेकिन ए बी सी में ज़्यादा थोड़ा इजी होता है समझाना, नामों में उतना इजी नहीं होता, ठीक है। तो अब इधर पे बी ने सी को निपटा दिया, तो अब इधर पे जो है ये लायबल होगा भाई, ये लायबल होगा फॉर अबेटमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, या मर्डर के लिए या कल्पेबल होमिसाइड के लिए। क्योंकि ए को पता था अगर बी जो है सी को सबक सिखाएगा तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि वो रॉड के साथ सबक सिखा रहा था, समझे। तो यही बात हमारा सेक्शन नंबर 53 करता है। इससे ज़्यादा क्या बात करेगा भाई, सिंपल सी बात करता है। सेक्शन 53 एक बार मैं आपको फिर से मतलब एक कंक्लूजन दे देता हूँ सेक्शन 53 का, कि ए मतलब एग्जाम्पल छोड़ो फिलहाल, ठीक है। 53 में मान लो जैसे किसी पर्सन ने किसी पर्सन को अवॉइड करा कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, लेकिन वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस में कोई और ऑफेंस कमिट हो गया। जैसे अभी अपन ने एग्जाम्पल देखा, ए ने बी को इंस्टिगेट करा कि तुम सी को सबक सिखा दो थोड़ा बहुत मारकर, लेकिन बी ने क्या करा, उसे निपटा ही दिया। तो इधर पे ए लायबल हो जाएगा। तो 53 भी हमारा लायबिलिटी सेट कर रहा है अबेटर की, ठीक है, फॉर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर रिजल्ट, क्योंकि उसकी इंटेंशन थी पर्टिकुलर रिजल्ट कॉज करने की, लेकिन वो एक्ट जो है एंड अप हुआ। एंड अप कैसे हुआ, कॉजिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, कोई डिफरेंट ही रिजल्ट मिल गया भाई। कर कुछ और रहे थे, हो कुछ और गया। अब सिखाना तो बी, ए सिखाना चाहता था सबक सी को बी के थ्रू, लेकिन उधर पे डिफरेंट रिजल्ट कॉज हो गया, समझ रहे हो। और अबेटर को पता है, ए को पता है कि अगर बी सी को रॉड से सबक सिखाएगा तो उसमें उसकी जान भी जा सकती है, समझ रहे हो। तब जाके अबेटर लायबल होगा, क्योंकि जब उसे पता है, इंटेंशन है ना उसकी, तभी लायबल होगा, क्योंकि मेंस रिया है, समझे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 54, सॉरी 44 कहने वाला था मैं, 54। अब 54 हमारा सिंपल सी बात कहता है, मैं तो आपको वैसे ही समझा देता हूँ। 54 बहुत ईजी है, बहुत सिंपल बात कहता है कि जब भी कोई
सबसे पहले तो इसका क्रक्स समझ लो। क्रक्स क्या है सेक्शन नंबर 54 का? प्रेजेंस प्रेजेंस प्लस अबेटमेंट। प्रेजेंस प्लस अबेटमेंट इक्वल ऑफेंडर। अब इसका मतलब ये है भाई, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 54 हमारा काफी सिंपल सी बात कहता है, व्हेन अ पर्सन who would otherwise be punishable as an abater, even if absent, is actually present at the scene when the act is committed, he shall be deemed to have committed that act offense himself. तो सेक्शन 54 हमारा सिंपल सी बात कहता है कि ए मतलब किसी ने ए ने बी को इंस्टिगेट करा कोई एक्ट कमिट करने के लिए कि तुम जाओ कोई एक्ट कमिट करो, अबैट करा उसे, ठीक है, अबैटिंग के थ्रू अबैट करा। और बी ने जो एक्ट कमिट करा, अब उस टाइम पे ए उस जगह पर प्रेजेंट था जहाँ पे बी वो एक्ट कर रहा था। ड्यूरिंग द एक्ट ए वहाँ पे प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा ए अबैटर नहीं है, ए क्या है? ऑफेंडर है। ऑफेंडर माना जाएगा भाई, ये ऑफेंडर माना जाएगा। ए को अबेटर की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। अबेटर की तरह कब ट्रीट किया जाएगा? जब ए एट दी सिचुएशन ड्यूरिंग दी एक्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब प्रेजेंट है तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? एज एन ऑफेंडर, कि भाई वो बंदा उधर पे था, उसने ही वो एक्ट करा, भले ही वो सिंपल सी खड़ा ही हो। अब इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। डी नाम का एक व्यक्ति है। डी ने क्या करा? इंस्टिगेट करा। डी ने इंस्टिगेट करा ई को क्या करने के लिए? किल करने के लिए। किसे? एफ को मारने के लिए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द अटैक डी इज फिजिकली प्रेजेंट एंड चेयरिंग ई। अब जहाँ पे ये एक्ट कमिट हो रहा था वहां पे डी प्रेजेंट था और चेयर कर रहा था भाई ई को कि जाओ जाओ तुम मारो मारो इसे मारो। अब इधर पे ऐसा माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 54 कि डी ने ही वो एक्ट कमिट करा है, भले ही वो एक्ट ई ने कमिट करा हो, ठीक है। तो यहाँ पे डी लायबल होगा मर्डर के लिए, ना कि अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए, क्योंकि वो उस जगह पे प्रेजेंट है। यही हमारा सेक्शन नंबर 54 कहता है। So this was a simple explanation of section number 47 to section number 54. If you found this video helpful, so like, comment and share this video to your friends and your lawyer friend or advocate friends. And if you want any other topic, so I can make video on that also. Comment below in the comment section which topic you want next, so I will make videos on that topic. So मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।